चलिए दोस्तों, अब हम क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा केवल समास। केवल समास क्या है, सबसे पहले तो हम ये समझेंगे। केवल समास के लिए यहाँ पर एक पंक्ति लिखी गई है, इस पंक्ति को आपको समझना है। एग्जाम में यहाँ से इस तरह से पूछ लिया जाता है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः कः समास है, ऐसा सवाल पूछा भी गया है। तो यहाँ पर ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका सवाल बनने की पूरी संभावना है। तो याद रखना है कि विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। जिस समास के अंदर कोई विशेष संज्ञा नहीं होती है, विशेष संज्ञा से जो रहित होता है, उस समास का नाम है केवल समास। क्या है उसका नाम? केवल समास है, यानी उसको हम कहेंगे केवल समास। क्या कहेंगे दोस्तों? केवल समास। तो पंक्ति याद रखनी है, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त केवल समास है। अर्थ क्या है इसका आप हिंदी में समझ लो। कह रहे हैं कि कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें दो पदों का मेल होने के कारण समास की स्थिति तो प्राप्त हो जाती है, किंतु किसी भी पद की वहां पर प्रधानता दिखलाई नहीं पड़ती, यानी कि वहां कोई भी पद की प्रधानता नहीं दिखती। आपने इससे पहले जैसे कि अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व इत्यादि में पढ़ा होगा कि किसी में पूर्व पद प्रधान होता है, किसी में उत्तर पद, किसी में उभय पद, किसी में अन्यार्थ प्रधान होता है। इस तरह से आपने पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तभी तो लिखा है कि दो पदों का मेल होने के कारण समास की स्थिति तो बनती है। जब दो पदों का मेल हो रहा है तो समास तो बनेगा, लेकिन किसी भी पद की यहां पर प्रधानता नहीं दिखाई जाती, प्रधानता नहीं दिखलाई पड़ती। अतः ऐसे पदों में केवल समास मान लिया जाता है, केवल समास मानेंगे हम। ठीक है, अब कोई विशेष यहां पर पद की प्रधानता यदि दिखलाई जाती तो उसके आधार पे हम समास का नाम दूसरा रखते। तो यहां पर ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए नाम हो गया केवल समास। क्लियर है सबके? आगे चलो, एक पंक्ति और मैंने लिखी है, इसको अच्छे से समझाने के लिए। अर्थार्थ अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व आदि समास के समान यहां पर संज्ञा नहीं होती है, अर्थात संज्ञा से रहित समास होता है। इसका हम नाम रखेंगे केवल समास। मतलब ये हुआ कि अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, द्वंद्व समास के समान यहां पर कोई संज्ञा नहीं होती, संज्ञा से ये रहित होता है, इसलिए नाम है इसका केवल समास। इस तरह मित्रों यहां पर मैंने सरल शब्दों में आपको समझा दिया कि केवल समास क्या होता है। ठीक है, आपको सबसे पहले तो जो मेन पंक्ति हमने बताई है ऊपर ऊपर, वो याद रखना। विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः, यहां से निश्चित रूप से आपका प्रश्न बनेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे हमारा यहाँ जो बता रहे हैं, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा, केवल समास विधायक सूत्र कौन सा है? केवल समास का विधायक सूत्र कौन सा है, ये भी आपका प्रश्न बन जाता है। तो यहाँ याद रखना है, सूत्र है आपका सहसुपा। कौन सा है? सहसुपा। ये हमारा सूत्र है सहसुपा। तो अब देखो मित्रों, यहाँ पर इस सूत्र का क्या मतलब है, यहाँ मैंने लिखा है नीचे अर्थ। समर्थ सुबंत पद का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होता है। क्या? केवल समास। और अच्छे से समझाया है, समर्थ सुबंत पद है कोई, उसके बाद में दूसरा समर्थ सुबंत पद है, तो दोनों पदों के अंदर जो समास होगा वो होगा केवल समास। यही इस सूत्र का अर्थ है। सूत्र कह रहा है सहसुपा। सहसुपा, इसका मतलब हो गया कि सुप सुपा से, यानी सुप के बाद में दूसरा सुप हो, यानी सुप जब लग जाता है तो उसको हम सुबंत कहते हैं। तो हमने लिखा है कि समर्थ सुबंत पद का दूसरे समर्थ सुबंत पद के साथ जो समास होता है वह केवल समास होता है। ऐसे इसका अर्थ समझना है। क्लियर? आगे हमने लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट है, इस समास को सुप सुपा समास अथवा सहसुपा समास के नाम से भी पुकारा जाता है, यानी इसको हम सुपसुपा समास या सहसुपा समास भी कहते हैं। ये भी आपके लिए मोस्ट फैक्ट है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि केवल समास क्या है, इसके अलावा केवल समास विधायक सूत्र कौन सा है, इसके अलावा सुपसुपा समास किसे कहते हैं, सहसुपा समास किसे कहते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे है
इस समास के पदों का विग्रह कार्य करते समय या तो केवल हम संधि विच्छेद कार्य कर देते हैं अथवा पदों का परस्पर स्थान परिवर्तित कर दिया जाता है। इस समास में यही होता है। आप जब उदाहरण देखोगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस समास के अंदर क्या होता है मित्रों, या तो हम संधि विच्छेद कार्य कर देंगे। अब संधि विच्छेद में हम जो भी संधि कार्य होगा वो करेंगे, यानी हो सकता है वहां गुण संधि प्राप्त हो रही है तो गुण संधि करेंगे, विसर्ग संधि प्राप्त हो रही है तो विसर्ग संधि करेंगे, अयादि संधि हो रही है तो अयादि संधि करेंगे। वो हमें देखना पड़ेगा। जब उदाहरण देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कौन सी संधि लग रही है, वही कार्य हम करेंगे। तो या तो संधि विच्छेद कार्य कर दिया जाता है, ठीक है, या तो संधि या संधि विच्छेद जो भी हो रहा है वो हम कार्य देख करके वहां कर देते हैं, अथवा पदों का परस्पर स्थान परिवर्तित कर देते हैं। दूसरे नंबर का जो है उसको पहले नंबर पर रख देते हैं या पहले नंबर वाले को दूसरे नंबर पर रख देते हैं। ऐसे स्थान परिवर्तन इसमें कर दिया जाता है, ठीक है। और इसमें कुछ नियम भी हैं तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सामान्य जानकारी मैंने आपको बताई केवल समास से रिलेटेड। तो दोस्तों इस तरह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट तथ्य हमने आपके लिए यहाँ पर संकलित किए हैं और उसको पूरे आसान तरीका से एकदम सरल रूप में आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप लगातार क्लास से जुड़ना, अपने दोस्तों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलिए मित्रों उदाहरण समझते हैं। जो हमने अभी सहसुपा सूत्र बताया था उसके आधार पर यहाँ पर कुछ उदाहरण हमने लिखे हैं। सबसे पहला उदाहरण है, देखिए हमने यहाँ पर लौकिक विग्रह किया है, उसके बाद में अलौकिक विग्रह किया है, उसके बाद में समस्त पद क्या बनेगा वो मैंने बताया है। तो मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई है जिससे कि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। सबसे पहले लौकिक विग्रह हमारा हो रहा है पूर्वम भूत है। देखिए ये लौकिक विग्रह हमारा पूर्वम भूत है, ठीक है। अब इसका हम अलौकिक विग्रह करेंगे। तो अलौकिक विग्रह में क्या करते हैं मित्रों, इसके अंदर यानी जिस पद में जो विभक्ति छुपी हुई है उस विभक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है, यही हमारा अलौकिक विग्रह हो जाता है। तो पूर्वम में द्वितीय विभक्ति लग रही है और अभूतय में आपकी प्रथमा विभक्ति है, तो हमने यहाँ पर पूर्व में से अम निकाल दिया तो पूर्व अम हो गया, भूत में से सु निकाला तो हो गया भूत सु। ये हमारा हो जाता है अलौकिक विग्रह। अब हम क्या करेंगे, समस्त पद बनाएंगे। तो समस्त पद बनाएंगे तो हमारा बनेगा भूतपूर्व है। क्या बनेगा, भूतपूर्व है। अब यहां पर हमने किया क्या है, यहां पर बाद वाला जो पद था हमारा भूत, उसको हमने पहले रख दिया। उसको हमने क्या रख दिया, पहले रख दिया स्टार्टिंग में भूत पद को। अब ये क्यों हुआ ऐसा, इसके लिए एक सूत्र ध्यान रखना है। पाणिनि जी का एक सूत्र है भूतपूर्वे चरट। देखो मैं यहां लिख रहा हूं भूत पूर्वे चरट। ये सूत्र है एक भूतपूर्वे चरट। इस सूत्र के निर्देश से भूत पद का पूर्व प्रयोग किया जाता है। तो इस सूत्र से यहां पर हम कार्य करते हैं। इस सूत्र का मतलब हो गया सीधा सा कि इस सूत्र के आधार पर हम जो उदाहरण हम आपको बता रहे हैं इनमें भूत पद का पहले प्रयोग कर दिया जाता है। आप दिमाग में सोच रहे होंगे कि यार ये पहले कैसे आ गया, तो ये हमारा पाणिनि जी का सूत्र है भूतपूर्वे चरट, ठीक है। इसके आधार पर भूत पद का पहले प्रयोग हमारा बन जाता है भूतपूर्व है। यहां से सवाल आ सकता है कि भूतपूर्व इत्यत्र कै समास है, उत्तर हो जाएगा आपका केवल समास है, ठीक है। यदि आपसे इसका लौकिक विग्रह पूछते हैं तो पूर्वम भूत याद रखना है और अलौकिक पूछते हैं तो आपका पूर्व अम भूत सु याद रखना है। आगे है पूर्वम अभूत है। देखो दूसरा उदाहरण है पूर्वम अभूत है। तो यहां पर आपका अलौकिक विग्रह में क्या करेंगे, पूर्व अम अभूत सु। तो यहां पर बन जाएगा आपका अभूतपूर्व है। क्या बन जाएगा, अभूतपूर्व है। क्लियर, आगे चलिए। इसी तरह हमारा है पूर्वम दृष्ट है। पूर्वम दृष्ट है। तो यहां पर हमारा पूर्वम और दृष्ट है, पूर्व अम दृष्ट सु बन जाएगा दृष्ट पूर्व है। क्या बना, दृष्ट पूर्व है। इसी तरह है पूर्वम अदृष्ट है, तो बन जाएगा पूर्व अम और अदृष्ट सु बनेगा अदृष्ट पूर्व है। क्या बना, अदृष्ट पूर्व है। इस तरह से हमारे ये सारे उदाहरण बन जाते हैं। तो इस तरह से दोस्तों ये सारे उदाहरण आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए आगे चलते हैं और आगे कुछ उदाहरण हम और आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण और भी लिखे हैं, उनको भी समझते हैं। लिखा है उत्तम है ऋण है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण है हमारा उत्तम है ऋण है।
तो ये उत्तम पद है, ऋण भी पद है हमारा, तो यहाँ बन जाएगा उत्तमर्ण है। अब उत्तमर्ण कैसे बना, यहाँ पर गुण कार्य हो जाएगा, गुण कार्य होकर के आपका ये बनेगा उत्तमर्ण है। ठीक है, इसी तरह है अधम है और ऋण है, तो बनेगा अधमर्ण है। यहाँ पर आपका कौन सा समास है, केवल समास। आगे है निसर्गेण निपुण है, तो बनेगा निसर्ग निपुण है। ठीक है, आगे अवश्यम स्तुत्य है, अवश्य स्तुत्य है। ये हमारे 4 उदाहरण हमने लिखे हैं, इन सभी में हमारा केवल समास हो जाता है। कौन सा, केवल समास। क्लियर है, केवल समास नाम है आपका। आगे चलिए, अब आगे मैं आपको इंपॉर्टेंट जानकारी यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर 2 स्थिति बन रही है आपकी। देखो, एक तो है न के बाद में सुबंत पद आएगा तब भी केवल समास होगा, और नए के बाद में सुबंत पद आएगा तब भी आपका केवल समास होगा। नए का मतलब नए तत्पुरुष समास से आपको यहाँ समझना है। नए तत्पुरुष समास में आपको नियम पता होगा कि न के बाद में यदि आपका कोई स्वर दिखता है तो वहाँ पर न आपका अन में बदलता है, और न के बाद में हल दिखता है कोई भी व्यंजन वर्ण तो न आपका बदलता है ए में। ठीक है, तो ये आपकी 2 कंडीशन हैं। एक तो हमारा न है, न पद है, उसके बाद में सुबंत पद मिलेगा तो हम वहाँ पर केवल समास करेंगे। दूसरी स्थिति है नय, ये वाला नय ऐसे। ठीक है, नए तत्पुरुष समास की हम बात कर रहे हैं, तो नए के बाद में यहाँ सुबंत पद मिलता है तो यहाँ पर नए तत्पुरुष समास के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, ऐसे। तो यहाँ परिवर्तन जो होगा वो आपको उसी तरह से करना है जिस तरह आप नए तत्पुरुष समास में करते हैं, लेकिन यहाँ जो समास होगा वो होगा आपका केवल समास। चलिए, मैंने यहाँ पर दोनों तरह के उदाहरण लिखे हैं। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ 1 नंबर पे न के बाद में सुबंत पद मिलेगा। ये देखो, ये न के बाद में सुबंत पद। यहाँ देखो पहला उदाहरण है न धन एक है, न धन एक है। तो यहाँ जो न दिखाई दे रहा है ये आपका नए तत्पुरुष वाला न नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हो गया, देखो न धन एक है तो बन गया आपका नईक है। क्या बना, नईक है। कैसे बना, वृद्धि कार्य करके। किससे बना, ये वृद्धि कार्य करके हमारा नईके बन गया। देखो अब न में ए आ रहा है और आगे ए आ रहा है तो यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी आपकी। ठीक है, बन जाएगा नईक है। आगे है न धन एक धा, तो यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी तो बन जाएगा नईक धा। इसके बाद में न धन एक वारम, यहाँ भी वृद्धि हो जाएगी नईक वारम। न धन चिरम, यहाँ कोई वृद्धि कार्य नहीं होगा तो बनेगा न चिरम, न चिरम। आगे है न धन समहतः, न समहतः, ऐसा बन जाएगा। इन सारे उदाहरणों में केवल समास होगा। कौन सा, केवल समास। कैसे बने मैंने आपको बता दिया है ऐसे। अब इसके बाद में इधर मैंने लिखा है 2 नंबर पे, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके नए तत्पुरुष वाले हैं, यानी नए तत्पुरुष के अंदर जो न है वो वाला न यहाँ पर लिया गया है। तो न धन एक है। अब यहाँ पर हमने कहा कि न के जस्ट बाद यदि आपको स्वर दिखाई दे रहा है तो न के स्थान पर अन हो जाएगा। तो यहाँ देखो न के बाद में ए के आ रहा है तो यहाँ पर स्वर आ रहा है तो यहाँ पर न को अन होगा और फिर अन में आपको एक मिलाना है तो बन गया अनेक है। ठीक, ऐसे ही आपका न के बाद में एक धा, तो इसमें भी आपको स्वर मिल रहा है तो यहाँ भी न बदल जाएगा अन में तो बन जाएगा अनेक धा। ऐसे न धन एक वारम तो बन जाएगा अनेक वारम। न धन चिरम, यहाँ पर न के बाद में आपको व्यंजन मिल रहा है तो न बदलेगा ए में तो बनेगा ए चिरम। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि आपका नईके भी सही है और अनेके भी सही है, दोनों रूप आपके शुद्ध हैं। बात समझ गए। या तो आप न के बाद में सुबंत करोगे तब भी आपका केवल समास होगा, लेकिन यहाँ पर बनेगा नईके है। और जब नए तत्पुरुष समास का मान करके आप करोगे तो बनेगा अनेक है, लेकिन शुद्ध आपके दोनों ही हैं। तो कैसे भी पूछा जाए आप यहाँ पर अच्छे से सही कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात फिट हो गई होगी कि नईके भी सही है आपका, अनेके भी सही है, नैकदा भी सही है, अनेकदा भी शुद्ध है, नैक वारम भी शुद्ध है, अनेक वारम भी शुद्ध है, नचिरम भी शुद्ध है और अचिरम भी शुद्ध है। ठीक है, ये क्यों बने ऐसा हमने आपको समझा दिया है। अब इसमें एक बात और आपको समझनी है।
अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा एक वार्तिक और बचा हुआ है, उसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वार्तिक है हमारा, यहाँ से सवाल पूछा गया है एग्जाम्स में। ठीक है, तो याद रखना है, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, ये तो हमारा वार्तिक है, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च। इसका अर्थ क्या है मैंने लिखा है। अब देखिए दोस्तों, इस वार्तिक का हम आपको अर्थ समझाते हैं। लिखा है, देखिए, किसी भी सुबंत पद का इब अव्यय के साथ समास होता है। यहां पर लिखना भूल गए, इब अव्यय के साथ समास होता है और विभक्ति का लोप भी नहीं होता। यहां दो बात आपको समझनी है, यानी किसी भी सुबंत पद का इब अव्यय के साथ, किसके साथ, इब अव्यय के साथ में समास होता है और जो विभक्ति लगी हुई होगी पद के अंदर, उस विभक्ति का लोप भी नहीं होगा। बात समझे, यानी जैसे मान लो षष्ठी विभक्ति लग रही है तो वो षष्ठी विभक्ति यूं की तो बनी रहेगी, उसका लोप नहीं करना होगा हमें। हाँ, यदि कोई संधि का कार्य हो रहा है तो वो आपको संधि कार्य करना होगा, लेकिन जो विभक्ति लग रही है उसी के साथ में आपको समस्त पद बनाना होता है। ये इसका मतलब है। उदाहरण में देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, सबसे पहला उदाहरण है हमारा बागर्थौ इब। क्या है, बागर्थौ इब। अब यहां पर क्या है, बागर्थ औ और इब, ऐसा है ये, जैसे कि बागर्थ, बागर्थ और औ और इब, इस तरह से है ये। ठीक है, ये हमारा विग्रह इस तरह से हो सकता है इसका। तो बागर्थ औ और इब, यहां पर आप क्या करेंगे, अयादि संधि का कार्य करके आप यहां पर औ को आव आदेश कर लेंगे और आव आदेश करने के बाद में मिलाएंगे तो बन जाएगा बागर्था विव। ऐसा बन सकता है, आप बना के देख लेना। बागर्था विव बनेगा अयादि संधि का कार्य करके। ठीक है, तो यहां पर बागर्थौ इब बराबर बागर्था विव बन जाता है। ये उदाहरण बहुत ही मोस्ट है क्योंकि ये उदाहरण बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। बागर्था विव में कौन सा समास है, उत्तर होगा केवल समास। किससे हुआ, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च, इस वार्तिक से। ठीक, आगे चलो। अब चलिए मित्रों आगे देखते हैं। अगला उदाहरण है लता इब। कौन सा है, लता इब। तो यहां पर बनेगा आपका लतेव। यहां पर क्या हुआ है, गुण संधि हो गई आपकी। ठीक है, गुण संधि का नियम लगा और बन गया लतेव। हमने कहा कि विभक्ति का लोप भी नहीं होगा, तो लता में कौन सी विभक्ति है, प्रथमा विभक्ति, लोप नहीं हुआ तो लतेव बन गया। आगे है उद्बाहु इब। यहां पर उद्बाहु इब, यहां पर क्या करेंगे, यहां विसर्ग संधि हो जाएगी, यानी कि रुत्व कर लेंगे, रुत्व। तो यहां विसर्ग का रे हो जाएगा, बन जाएगा उद्बाहुरिब, उद्बाहुरिब। ठीक है, आगे है जीमुतस्य इब, जीमुतस्य इब। तो यहां पर षष्ठी विभक्ति दिखाई दे रही है ना, तो यों की तो ही रह जाएगी। हमने कहा कि विभक्ति का लोप नहीं होता है, उसी के साथ समास होता है। तो यहां पर गुण संधि करके बनेगा जीमुतस्येब, जीमुतस्येब। ठीक है, आगे है माता इव, बनेगा मातेव। और लास्ट है पिता इव, बनेगा पितेव। इस तरह से मित्रों यहां पर हमारा केवल समास पूर्ण हो जाता है। हमने केवल समास के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी है वो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले ध्यान रखना है केवल समास की परिभाषा। केवल समास किसे कहते हैं, विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। इसके बाद में केवल समास विधायक सूत्र ध्यान रखना है, सह सुपा। ठीक है, समर्थ सुबंत पद का समर्थ सुबंत पद के साथ समास होता है। उदाहरण ध्यान रखने हैं आपको, भूतपूर्वः, अभूतपूर्वः, दृष्टपूर्वः, अदृष्टपूर्वः, इस तरह के उदाहरण ध्यान रखने हैं। इसके बाद में हमने कहा कि नए के बाद में सुबंत पद मिलता है तो केवल समास होता है। इसके बाद में हमने कहा कि नए प्लस सुबंत पद, यानी कि नए तत्पुरुष जो हमारा होता है वो वाला जो नए मिलेगा, उसके बाद में यहाँ पर कोई भी पद मिलता है सुबंत पद, तब भी आपका केवल समास होता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि नए तत्पुरुष वाला जो नए होगा, उस नए से आगे यदि कोई भी स्वर मिलेगा तो आपका जो नए है वो अन में बदल जाएगा, और कोई भी व्यंजन मिलेगा नए के आगे तो नए आपका ए में बदल जाएगा, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में आपको वार्तिक बताया, इवेन समासो विभक्त्य लोपश्च।
किसी भी सुबंत पद का इव अव्यय के साथ समास होता है और विभक्ति का लोप भी नहीं होता। ऐसे आपको उदाहरण समझने हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का स्पेशल वीडियो केवल समास का। ऐसे ही लगातार आपको क्लासेज मिलती रहेंगी। आपको हम लगातार क्लास ले रहे हैं। एक क्लास आपकी साहित्य की चल रही है और एक क्लास आपकी व्याकरण की चल रही है। तो क्लासेस से आप जरूर जुड़ें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें और उसमें हमारा जो कोर्स है सेकंड ग्रेड का या रीट का, आप जरूर ज्वाइन करें। उसमें बहुत कम कीमत पे हम आपको बहुत अच्छा मैटर उपलब्ध करवा रहे हैं दोस्तों। तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी सवाल है तब भी आप कमेंट करना दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम। धन्यवाद है।